ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रेडियो पॉडकास्ट। और बगैर किसी डिले के हम फ़ौरन से चलते हैं आज के मेहमान की तरफ। आज हमारे साथ रेडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा लैला ज़ुबैरी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सिर्फ इनका नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं हम रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में। थैंक यू। और ब्रॉडकास्टिंग से पॉडकास्टिंग की तरफ हम आए हैं और हम चाहते हैं कि जितने रेडियो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको इस सफ़र में जो है वो हम शामिल करते जाएं। ज़बरदस्त। हमारे सुनने वाले तो थे, मगर अब हमारे देखने वाले भी हो गए अब हमारे देखने वाले भी हो गए। तो देखने वालों के लिए आपसे हम ये पूछेंगे कि कैसा रहा आपका ये शोबिज़ की जो जर्नी थी, शुरू कहाँ से हुई? वो ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है, हम भी पूछेंगे। हाँ ज़रूर। और मैं बड़े फ़ख्र से बताती हूँ ये बात कि रेडियो से शुरू हुई मेरी जर्नी। बचपन में मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया। मेरे फ़ादर का ताल्लुक़ रेडियो से था और उनकी वजह से शौक़ हुआ। उनसे फरमाइश की कि रेडियो पे काम करना है। तो मैं और मेरी बहन बेला, हम दोनों, उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो, अगर अप्रूव हो जाती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरा नाम ना लेना ऑडिशन के बाद। अच्छा। लिहाजा हम दोनों गए, हमने ऑडिशन दिया। उस वक्त मरहूम एसएम सलीम हुआ करते थे, वो ऑडिशन लेते थे। उन्होंने ऑडिशन लिया, हम दोनों अप्रूव हो गए। फिर जब उन्होंने वालिद साहब का नाम पूछा, जमील ज़ुबैरी, सुन के हैरान हो गए। कहने लगे, अरे ज़ुबैरी साहब की बेटी हैं, आपने बताया क्यों नहीं? पापा ने मना कर दिया था। इस तरह से अप्रूव हुए। उसके बाद बच्चों के प्रोग्राम्स, स्कूल ब्रॉडकास्ट, स्टूडियो नंबर 9, कहकशां, उन सब में हिस्सा लिया, काम करती रही। फिर टेलीविज़न भी आ गया। फिर टेलीविज़न पे भी कुछ लोग रेडियो से ही टीवी पे चले गए, मोस्टली उस वक्त ना। तो सैयद आफ्ताब अज़ीम साहब होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। तो वो उन्होंने बुलाया, एक ड्रामा किया उनके साथ। बचपन में परी बनी एक ड्रामे में। आप एक्चुअली भी परी लगती है। तो इसी तरह से फिर आगाज़ हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और फिर बीच में कुछ अरसे सिलसिला मुनक़ता हो गया, शादी हो गई, ऐसी जगह पे पोस्टिंग्स थी कि नहीं कर सकी काम। फिर जब कोयटा में थे हम लोग, तो फिर वहाँ पे कासिम पाशा साहब से मुलाकात हुई। कासिम पाशा साहब का ताल्लुक़ क्योंकि पहले रेडियो से भी रहा है, मेरे वालिद को भी जानते थे। तो उनकी फरमाइश पर एक ड्रामे का वादा किया कि उन्होंने कहा कि मैं कोयटा में बहुत परेशान हूँ, मुझे फ़ीमेल एक्टर्स नहीं मिल रहे, तो तुम एक ड्रामा मेरा कर दो। लिहाजा मैं और मेरी छोटी बेटी तानिया, हम दोनों ने उनका वो ड्रामा किया। आबरू उसका नाम था, किरदार सीरीज़। ये बात है 1985 की। 85 वो हमने किया। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर अगले ड्रामे की ऑफ़र आई तो मैंने, ग़ुफ़रान इम्तियाज़ी साहब होते थे उस ज़माने में जनरल मैनेजर, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा एक ड्रामा कर लो। मैंने कहा मैंने तो एक ड्रामे का वादा किया था। उन्होंने कहा वो तो तुमने कासिम से किया था ना, ये मेरा एक है। लिहाजा उनका एक ड्रामा कर लिया। फिर उनका ड्रामा किया तो फिर कासिम भाई ने कहा अब तो तुम्हारी कसम टूट गई, तुमने तो एक का कहा था, अब तो तुम और भी कर लो। लिहाजा वो सिलसिला फिर ऐसा शुरू हुआ कि वो अब तक चल रहा है। चलिए, ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि हम लोग आपको टीवी की स्क्रीन पे देख के बहुत कुछ होते हैं। अच्छा लाला, मुझे ये बताइएगा, रेडियो से आपने स्टार्ट किया, फिर ब्रेक लिया, फिर टीवी किया, जिस तरह बताया 1985, तो 1985 के टेलीविज़न और आज के टेलीविज़न में क्या फ़र्क है? आप प्रोडक्शन वैल्यू भी बताइए कि प्रोडक्शन में क्या फ़र्क आया, और आर्टिस्ट कैसे जो है ना उसमें ट्रांसफॉर्म हुए इस सारे सफ़र में। हाँ बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा पहले प्रोफेशनलिज्म था, जो मुझे फ़ील होता था प्रोफेशनलिज्म, वो अब वो कहीं खो गया है। अब उसकी जगह कमर्शियलिज्म ने ले लिया है। अब जो है, उस वक्त पैसे नहीं थे और बहुत कम पैसे मिलते थे। जो भी लोग उस वक्त आते थे वो अपने शौक़ के लिए, अपने जुनून के लिए आते थे। और उसमें ऐसे पैसे नहीं मिलते थे कि आप उस पर सर्वाइव कर सकें, जैसा कि अब है कि अब तो वो बाय प्रोफेशन लोग जो हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता था। उस वक्त तो यही पूछा जाता था कि आप क्या करते क्या हैं? एक्टिंग तो चलो ठीक है, एक्टिंग तो ठीक है, आप करते क्या हैं? तो वो एक हॉबी के तौर पे होता था। तो मगर ये कि उस वक्त जो है ना, ड्रामा जब होता था तो हमें पहले से स्क्रिप्ट दिया जाता था, उसको पहले हम गो थ्रू करते थे सारा। अगर समझ में आता था तो हम कहते थे ठीक है हम करेंगे। उसके बाद उसकी रिहर्सल्स होती थी, कोई 5-5, 6-6 दिन रिहर्सल्स होती थी और पूरी कास्ट मौजूद होती थी। जो ना आए उसके ऊपर फ़ाइन पड़ता था, जो लेट आए उस पर फ़ाइन पड़ता था। आपको सब बैठ के सारी उसमें फिर होता फ़ायदा उसका ये होता था
कि आपस में आपकी केमिस्ट्री बहुत डेवलप हो जाती थी और आपको जुमले पानी की तरह याद होते थे, ज़बानी, और वहीं पे आपके मूव्स भी बन जाते थे। तो क्योंकि वो 3 कैमरा प्रोडक्शन होती थी तो वहाँ पर आप जाएं और आप बस अपना इतना आपको अच्छा याद होता था कि लगता था कि आप अपने जुमले बोल रहे हैं, तो वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होता था। उसमें फिर वो एक्टिंग नहीं लगती थी, रियल लगता था। मगर अब जो है मेरे ख़्याल से ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, हर चीज़ बहुत तेज़ चल रही है। उसी हिसाब से शोबिज़ में भी यही हुआ है कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है, चैनल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामे बन रहे हैं, आर्टिस्ट बहुत बिजी हो गया है, किसी के पास डेट्स नहीं मिलती आर्टिस्ट की, डेट्स नहीं मिलती। तो उसमें फिर यही हो गया है कि आपको जल्दी जल्दी काम करना है, तो उसमें आप ना रिहर्सल्स कर सकते हैं, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा स्क्रिप्ट पहले पढ़ लें। आप सेट पे जाते हैं, आपको बताया जाता है ये सीन है, आप वो सीन पढ़ते हैं और वो सीन आप करते हैं और फिर आप कहते हैं मुझे अगली लोकेशन पे पहुंचना है। तो उसमें ये होता है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जिस आर्टिस्ट के साथ सीन है ना वो आपके सामने होता भी नहीं है, बस आप अपनी लाइंस बोल देते हैं, हाथ देख के बोल रहे थे। कभी कभी मैंने एक ड्रामा था रावल जुगनी, इस्लामाबाद स्टेशन का था, इस्लामाबाद का, हाँ, तो उसमें ये हुआ था कि जो मेरे साथ हीरो थे, मैं उसमें जुगनी का कैरेक्टर कर रही थी, आसिफ सिमाब। तो वो उन दिनों बहुत बिजी थे, वो कुछ स्टेज भी कर रहे थे, वो पढ़ा भी रहे थे कॉलेज में, तो उनके पास बहुत टाइम नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एक मास्टर शॉट लिया, उसके बाद उन्होंने उनका क्लोज लिया, फिर वो चले गए। और वो इतना रोमांटिक डायलॉग्स थे और वो पूरे डायलॉग्स मैंने डायरेक्टर के हाथ को देख के बोले। तो ये बड़ा फ़र्क हो गया है जब से अब तक, कि जब ऐसा नहीं हो सकता था, जब आर्टिस्ट को मौजूद होना होता था सामने, तो उससे एक बड़ी फील आती है जब सामने आपके होता है ना, क्योंकि एक्टिंग तो है ही एक्शन रिएक्शन का नाम। अगर आपको एक्शन नहीं मिलेगा तो आपके लिए रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपकी आईज में ना एक एम्प्टीनेस नज़र आती है जब सामने कोई नहीं होता। अच्छा, ये भी हम आर्टिस्ट लोग जब देख रहे होते हैं ना, तो तब हमें फील होता है इसके सामने कोई नहीं बैठा। हाँ, पता चल जाता है। मेरे ख्याल में आम व्यूअर को शायद इतना ना पता चलता हो। हाँ। लाला जी, आपने रेडियो से स्टार्ट किया और आज आप दोबारा से रेडियो में, मदर स्टेशन आपका कौन सा था पहले तो मुझे ये बताइए। कराची, ओके, मेरा यही इस्लामाबाद मेरा मदर स्टेशन है। तो आप बहुत बार रेडियो आई, आज जब आप ये, एक तो ये बताएं कितने अरसे बाद रेडियो आई, और आज जब आप रेडियो में एंटर हुई, रेडियो में दाखिल हुई, तो आपको क्या चेंज फील हुआ, कैसा लगा रेडियो? मुझे तो लगा मैं किसी और जगह आ गई हूँ। ये रेडियो नहीं, कुछ और है ये, मगर बहुत अच्छा लगा मुझे आके, बहुत अच्छा चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है, और बड़ी खुशी भी हुई मुझे देख के, क्योंकि रेडियो से तो एक ख़ास किस्म की उनसियत है। और जब भी मुझे रेडियो से कॉल किया जाता है मैं ज़रूर रेडियो आती हूँ। बहुत अरसा नहीं हुआ होगा, मगर फिर भी काफ़ी अरसा हो गया आए हुए रेडियो, क्योंकि मुझे इससे लग रहा है कि इतना ज़्यादा चेंज जो नज़र आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, मगर बहुत अच्छा चेंज है। और मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने भी किया है कि कीप इट अप एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड अ ग्रेट जॉब, और बहुत अच्छा काम किया है। इतना खूबसूरत ये स्टूडियो भी है, और हम आवाज़ की दुनिया से तस्वीर की दुनिया तक पहुंच चुके हैं। रेडियो की ये बड़ी, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ बिल्कुल, एवोल्यूशन है ये रेडियो का, क्योंकि अब जो है लोग जो है सिर्फ आवाज़ सुन के मुतमईन नहीं होते, अब उन्हें तस्वीर भी देखनी होती है। तो रेडियो ने ये काम कर दिखाया है, अब मुबारक हो बहुत। और सारी सेटिंग भी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा खूबसूरत आपका ये स्टूडियो, बहुत खूबसूरत है। लग नहीं रहा कि मैं रेडियो के स्टूडियो में, लग रहा है कि कोई टेलीविज़न का स्टूडियो है। एंड ऑल दिस क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान ताहिर हसन साहब के, जो ये सब चेंजेस जो है वो रेडियो में ताहिर हसन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और उम्मीद है कि वो इसी तरह और भी करते रहेंगे, बिकॉज वो कहते हैं ना जदीद दौर के तकाज़ों से हम। हाँ बिल्कुल, डिजिटलाइज हो गया सारे स्टूडियोज़, और ये बड़ी आजकल दौर ही डिजिटल उसका है ना। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, तो बड़ा ज़रूरी है आपको वक्त के साथ चलना। तो मुझे खुशी है कि रेडियो वक्त के साथ चल रहा है। रेडियो वक्त के साथ चल रहा है। आज रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में हमारी मेहमान लैला ज़ुबैरी। और लैला जी, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। जाते जाते हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं रेडियो पाकिस्तान की जानिब से यही कहना चाहूँगी कि आप रेडियो सुनते रहें और देखते भी रहें। क्योंकि जहाँ जहाँ रेडियो पहुँचता है वहाँ शायद टेलीविज़न की पहुँच नहीं है। तो रेडियो का साथ कभी ना छोड़ें,
रेडियो के साथ साथ चलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। अपने पाकिस्तानी होने पे मुझे फ़ख्र है और मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, क्योंकि अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। बहुत खूबसूरत मैसेज। इसके साथ ही हमारा आज का ये पॉडकास्ट सेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट www.radio.gov.pk पर आप इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल और रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से। आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान दिया रहमान और हमारी मेहमान लैला ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।